पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल अपहीवल, या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। सोशियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, chaos, डिसऑर्डर के सिचुएशन में ही एक सोसाइटी, एक ह्यूमन कलेक्टिविटी के पॉलिटिक्स, एक सोसाइटी के सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं फंडामेंटल क्वेश्चंस को जब हम सिस्टमैटिकली आंसर करते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का जन्म होता है। प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति में डेवलप होती है। प्लेटो का जन्म 427 BC में एथेंस के एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली में हुआ। प्लेटोज रियल नेम वाज एरिस्टोक्लिस। एरिस्टोक्लिस का मतलब होता है समवन हु इज बेस्ट एंड रेनाउंड। द नेम Plato was actually his nickname, and this name was given to him because of his broad shoulders. The literal meaning of the word Plato is broad. प्लेटो के पिता का नाम एरिस्टॉन था। प्लेटो के पिता एथेंस के लास्ट किंग क्रोडस के डिसेंडेंट थे। प्लेटो की मां का नाम पेरिक्शियन था। प्लेटो की मां एथेंस के ग्रेट लॉ गिवर और एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट सोलोन के डिसेंडेंट थी। प्लेटो की मां के भाई चामिडस और उनके अंकल क्रीटियस टिरनी ऑफ 30 के ओलिगार्की में मौजूद थे। 30 टिरेंट्स में भी ये दो शामिल थे। प्लेटो के दो भाई भी थे, ग्लाउकॉन एंड एडियमेंटस। प्लेटो की एक बहन भी थी, पोटोन। पोटोन के बेटे स्प्यूसिपस बाद में प्लेटो की एकेडमी को हेड भी करते हैं, प्लेटो की एकेडमी के हेड बनते हैं। तो प्लेटो की ये जो फैमिली लीनियज है, उनका ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। प्लेटो के फैमिली मेंबर्स अथेनियन पॉलिटिक्स में लंबे समय से एक्टिव थे। अब क्योंकि पॉलिटिक्स प्लेटो की फैमिली बैकग्राउंड में ऑलरेडी मौजूद थी, इसलिए यह उम्मीद किया जा रहा था कि प्लेटो भी सूनर और लेटर प्लेटो भी अथेनियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या प्लेटो एथेंस की पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड थे? इस सवाल का जवाब हमें प्लेटो की ऑटोबायोग्राफी, जिसे 7th लेटर भी कहा जाता है, प्लेटो के इस ऑटोबायोग्राफी में खुद प्लेटो से ही हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। 7th लेटर में प्लेटो लिखते हैं कि वे एथेंस की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। वे अपने आप को एथेंस में मौजूद किसी भी पॉलिटिकल ग्रुपिंग या किसी भी पॉलिटिकल रेजिम से जोड़ने में असमर्थ थे। He was not able to connect himself with any political group or any political regime of Athens simply because he considered all of them to be bad and all of them to be corrupt. एथेनियन पॉलिटिक्स के प्रति प्लेटो की ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये पेलोपोनेशियन वॉर की वजह से भी थी। प्लेटो के जन्म से पहले ही 431 BC में एथेंस और स्पार्टा, इन दो ग्रीक सिटी स्टेट्स और इनके अलाइज के बीच पेलोपोनेशियन वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। वॉर के दौरान किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म करना ये बहुत मुश्किल होता है। एथेंस के ऊपर भी ये बात लागू होती है। और प्लेटो के यूथ का, उनके अडल्टहुड का एक लार्ज पोर्शन पेलोपोनेशियन वॉर के साथ ओवरलैप करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वॉर का प्लेटो के लाइफ, उनके थॉट प्रोसेस, उनके वर्ल्ड व्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। प्लेटो ही वाज कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वॉर in Athens. While living in Athens, Plato, he was confused, he was disturbed, and he was filled with so many questions. इसी बीच 407 BC में जब प्लेटो महज 20 साल के थे, प्लेटो की मुलाकात सोक्रेटिस से होती है। सोक्रेटिस से मिलने के बाद प्लेटो के कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एंड फाइनली प्लेटो डिसाइड्स दैट philosophy is what is going to be his calling, his passion, his pursuit. तो इधर प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट बनते हैं, उनके डिसाइपल बनते हैं, और उधर धीरे धीरे पेलोपोनेशियन वॉर भी अपने एंड को अप्रोच करता है। रिजल्ट ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर वाज द डिफीट ऑफ एथेंस बाय स्पार्टा। पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस की हार होती है। हार के बाद स्पार्टा के द्वारा एथेंस के डेमोक्रेटिक रेजिम को हटाकर वहां पर एक ओलिगार्की को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एन ओलिगार्की व्हिच वाज सपोर्टेड बाय द विक्टर ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, दैट इज स्पार्टा। इस ओलिगार्की में 30 लोग मौजूद थे, जिनमें प्लेटो के दो रिलेटिव्स भी थे, चामिडस एंड क्रीटियस। 30 लोगों की इस ओलिगार्की को ही टिरनी ऑफ 30 कहा गया। प्लेटो को लगा दैट दिस न्यू रेजिम, दिस ओलिगार्की, इट वुड वर्क एंड इट वुड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन एथेंस, बट दिस ओलिगार्की इट ऑल्सो प्रूव्ड कंप्लीटली इनइफेक्टिव। प्लेटो को उम्मीद थी इस ओलिगार्की से, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद भी प्लेटो की खत्म हो गई। कुछ समय के बाद टिरनी ऑफ 30 को रिमूव करके एथेंस में डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया गया। Plato again had hopes with this restored democracy that this new regime, this new political regime would bring stability in Athens, would solve the problems of Athens. लेकिन इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, इस न्यूली एस्टैब्लिश्ड, इस रिस्टोर्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया, उसने प्लेटो के लाइफ को बदल कर रख दिया। दिस डेमोक्रेसी, दिस गवर्नमेंट, दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट किल्ड प्लेटोज बिलवड टीचर Socrates. It executed Socrates on the charge of impiety and corrupting youth. 399 BC में एथेंस की डेमोक्रेसी के द्वारा सोक्रेटिस को मृत्यु दंड दिया जाता है। और यह मृत्यु दंड, सोक्रेटिस को यह मृत्यु दंड क्यों दिया गया? सोक्रेटिस के ऊपर यह आरोप लगा कि सोक्रेटिस एथेंस के देवताओं का अपमान करते हैं।
इसे इम्पाइटी कहा जाता है। दिस चार्ज इज कॉल्ड इम्पाइटी। तो इम्पाइटी का चार्ज उनके ऊपर लगा और यह भी कहा गया, सोक्रेटिस के ऊपर एक और चार्ज लगा, एक और आरोप लगा। यह कहा गया कि सोक्रेटिस अपने सवालों के थ्रू, अपने क्वेश्चंस के थ्रू एथेंस के यूथ को करप्ट कर रहे हैं, एथेंस के यूथ को वो भड़का रहे हैं, उन्हें एथेंस के एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स ट्रेडिशंस के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। सो दीज वर द टू चार्जेस विच वर लेवल्ड अगेंस्ट सोक्रेटिस। और इन्हीं आरोपों को सही मानते हुए एथेंस की डेमोक्रेटिक असेंबली ने मेजॉरिटी डिसीजन लिया कि सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। ही शुड बी गिवन डेथ सेंटेंस। सोक्रेटिस का एग्जीक्यूशन प्लेटो के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। प्लेटो वाज सो अपसेट, प्लेटो बिकेम सो अपसेट आफ्टर सोक्रेटिस एग्जीक्यूशन दैट ही लेफ्ट एथेंस। एथेंस को छोड़ने के बाद सबसे पहले वो मेगारा जाते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं, फिर कायरीन गए, उसके बाद इटली गए, फिर सिसिली गए, फिर इजिप्ट गए। इस लंबे सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल को कंप्लीट करके प्लेटो 387 बीसी में एथेंस वापस आते हैं। एथेंस वापस आने के बाद वे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एकेडमी को एस्टैब्लिश करते हैं। एकेडमी प्लेटो के द्वारा बनाया गया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। आज की जो मॉडर्न डे यूनिवर्सिटीज होती हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटीज की तरह एकेडमी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। प्लेटो की इस एकेडमी में कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, particularly mathematics, arithmetic, advanced geometry, astronomy, music, law and philosophy. प्लेटो ने मैथमेटिक्स और जियोमेट्री के स्टडी के ऊपर खास एम्फेसिस दिया। प्लेटो के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, डायलेक्टिकल थिंकिंग के लिए, और ये जो भी स्किल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डायलेक्टिकल थिंकिंग, दीज स्किल्स आर वेरी मच नीडेड फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिकम अ फिलोसोफर। तो प्लेटो ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डायलेक्टिकल थिंकिंग के लिए मैथमेटिक्स और जियोमेट्री का नॉलेज होना ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्लेटो की एकेडमी के एंट्रेंस में भी प्लेटो ने यह लिखवा दिया दैट लेट नो वन विदाउट जियोमेट्री, विदाउट द नॉलेज ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर। एकेडमी को एस्टैब्लिश करने से लेकर अपनी मृत्यु तक प्लेटो ने अपने जीवन का सारा समय एकेडमी को ही दिया। वे एकेडमी में ही रहे, एकेडमी में ही उन्होंने पढ़ने, पढ़ाने, लिखने और रिसर्च का काम किया। इस दौरान, दैट मीन्स आफ्टर एस्टैब्लिशिंग एकेडमी, प्लेटो बस 2 बार एथेंस से बाहर गए। Only 2 times, only 2 journeys he made outside of Athens after establishing academy. और ये जो 2 जर्नी थी, ये जर्नी वो सिसिली के लिए करते हैं। He goes to Sicily 2 times after establishing academy, one in 367 BC and the other one in 361 BC. अब सवाल है कि प्लेटो सिसिली क्यों गए? देखिए, सिसिली it was ruled by a tyrant king. प्लेटो ने इस टायरेंट किंग को फिलोसोफर किंग में बदलने की कोशिश की। मतलब प्लेटो was not someone who just gave theories. He also tried to implement and bring to application his theories, particularly the theory of philosopher king. उन्हें जब मौका मिला कि एक रूलर को फिलोसोफर किंग में बदला जा सकता है, एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल फिगर को फिलोसोफर किंग में बदला जा सकता है, प्लेटो को जब मौका मिला कि वे अपनी थियरी को अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया। He took this opportunity and he tried to bring to reality his theories, to apply his theories, and that is the reason why he went to Sicily. लेकिन क्या प्लेटो सक्सेसफुल थे अपने इस अटेम्प्ट में, सिसिली के टायरेंट किंग को फिलोसोफर किंग में कन्वर्ट करने की अपने इस कोशिश में क्या प्लेटो सक्सेसफुल रहे? द आंसर इज नो। देखिए, यहां आपको याद रखना है कि जब हम बात सिसिली की कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि प्लेटो 3 बार सिसिली जाते हैं अपने लाइफ टाइम में। वो 3 बार सिसिली जाते हैं। फर्स्ट, ही वेंट टू सिसिली इन 387 BC, जब प्लेटो एग्जाइल में थे। ओके, उस वक्त ही वो सिसिली गए थे। उस वक्त सिसिली में डायनोसियस 1 का रूल था। द रूलर वाज डायनोसियस 1। डायनोसियस 1 के ब्रदर इन लॉ थे डायोन। प्लेटो डायोन को पढ़ाने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए ही वेंट टू सिसिली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 387 BC। लेकिन जब प्लेटो ने डायनोसियस 1 के ब्रदर इन लॉ डायोन को सिसिली जाकर पढ़ाना शुरू किया, डायनोसियस 1 को सिसिली में प्लेटो का प्रेजेंस पसंद नहीं आया। Dionysius I, the ruler of Sicily, he was not happy with the presence of Plato in Sicily. उन्हें लग रहा था, Dionysius I को लग रहा था कि प्लेटो अपने philosophical teachings के थ्रू उनके लिए obstacles create कर रहे हैं, उनके ruling में obstacles create कर रहे हैं। So Dionysius I, he was not happy with Plato. और जब Dionysius I प्लेटो से खुश नहीं थे, उनके प्रेजेंस से खुश नहीं थे, तो उन्होंने प्लेटो को सिसिली से निकालने की कोशिश की। और प्लेटो को सिसिली से निकालने के लिए Dionysius I ने क्या किया? उन्होंने प्लेटो को कैप्चर किया, उन्हें कैप्टिविटी में लिया और स्लेव मार्केट में एक स्लेव के रूप में प्लेटो को उन्होंने बेच दिया। He was sold into slavery. Plato was sold into slavery by Dionysius I in 387 BC. लेकिन फॉर्चुनेटली प्लेटो के कुछ दोस्त थे, जब उन्हें पता चला कि डायनोसियस 1 ने प्लेटो को स्लेवरी में, स्लेव मार्केट में बेच दिया है, तब प्लेटो के ये दोस्त
प्लेटो को रेस्क्यू करने के लिए आगे आते हैं। स्लेव मार्केट से प्लेटो को बाहर निकाला जाता है, कुछ पैसे देकर प्लेटो को स्लेव मार्केट से बाहर निकाला जाता है एंड ही इज फ्रीड एंड आफ्टर दैट प्लेटो गोज बैक टू एथेंस। डायनोसियस वन रूलर ऑफ सिसिली, डायनोसियस वन के मृत्यु के बाद डायनोसियस वन के बेटे डायनोसियस टू सिसिली के राजा बनते हैं। डायनोसियस टू ही बिकम्स द किंग ऑफ सिसिली। डायनोसियस टू के अंकल डायोन, जो कि डायनोसियस वन के ब्रदर इन लॉ थे, जब डायनोसियस टू राजा बने देन डायनोसियस टू वाज वेरी यंग, तो इनडायरेक्टली सिसिली का जो कंट्रोल था वो उनके अंकल डायोन के हाथों में था। डायोन द ब्रदर इन लॉ ऑफ डायनोसियस वन। डायोन और प्लेटो की दोस्ती 387 बीसी में ही हो चुकी थी। डायोन को पता था कि प्लेटो एक अच्छे टीचर हैं और वे सिसिली के ये जो यंग रूलर है, ये जो यंग किंग है डायनोसियस टू, इन्हें वो ट्रेन कर सकते हैं, इन्हें वो एक फिलोसोफर किंग बना सकते हैं। तो डायनोसियस टू से डायोन ने बात की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लेटो को सिसिली बुलाया जाए और प्लेटो को डायनोसियस टू को ट्रेन करने को कहा जाए, डायनोसियस टू को एक फिलोसोफर किंग बनाने को कहा जाए। डायनोसियस टू भी शुरुआत में इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो जाते हैं और प्लेटो को सिसिली बुलाया जाता है और डायनोसियस टू की पढ़ाई शुरू होती है प्लेटो के अंतर्गत। लेकिन जब प्लेटो डायनोसियस टू के सामने अपना पूरा करिकुलम क्लियर करते हैं कि डायनोसियस टू को मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा, उन्हें जियोमेट्री भी पढ़ना होगा, लॉजिक भी पढ़ना होगा, डायलेक्टिक्स भी उन्हें पढ़ना होगा, लेकिन डायनोसियस टू प्लेटो के इस डिफिकल्ट इस ब्रॉड करिकुलम को कंप्लीट नहीं कर पाते, वे पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। इनफैक्ट डायनोसियस टू अपने अंकल डायोन और प्लेटो दोनों से ही बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और डायनोसियस टू अपने अंकल डायोन को एग्जाइल में भेज देते हैं और प्लेटो को भी वो सिसिली से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद प्लेटो 361 बीसी में एक बार फिर सिसिली जाते हैं। इस बार सिसिली जाने के पीछे प्लेटो का ऑब्जेक्टिव था डायनोसियस टू और उनके अंकल डायोन के बीच एक समझौता करवाना। उनके अंकल डायोन जो अभी एग्जाइल में थे, खुद डायनोसियस टू ने अपने अंकल डायोन को एग्जाइल में भेज दिया था, तो इनके बीच समझौता कराना, एक पीस सेटलमेंट कराना, एक अग्रीमेंट कराना, इस ऑब्जेक्टिव के साथ प्लेटो तीसरी बार 361 बीसी में सिसिली जाते हैं। लेकिन यहां पर भी प्लेटो फेल हो जाते हैं। अपने थर्ड जर्नी में भी प्लेटो अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पाते। सिसिली से वापस आने के बाद 361 बीसी में सिसिली वो गए। सिसिली से वापस आने के बाद प्लेटो अपने जीवन का जो बाकी समय है वो एथेंस में ही बिताते हैं, अपने एकेडमी में ही बिताते हैं और 347 बीसी में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। सो दिस वाज द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ प्लेटो, द पॉलिटिकल फिलोसोफर प्लेटो। प्लेटो की ये बायोग्राफिकल स्केच थी। नाउ प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी में कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 एरियाज हैं जिन्हें आपको समझना है अगर आप प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को मास्टर करना चाहते हैं। इन 24 टॉपिक्स में से एक टॉपिक था प्लेटो की बायोग्राफी, उनका बायोग्राफिकल स्केच, जो हमने इस वीडियो में कवर किया। बाकी जो 23 टॉपिक्स हैं, इन 23 टॉपिक्स को जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 23 टॉपिक्स को आपको कवर करना है। आप इन 23 टॉपिक्स को किसी भी सोर्स, किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन 23 टॉपिक्स को, इन 23 टॉपिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूं मेरे द्वारा, अगर आप इन 23 टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में प्लेटो का जो लेक्चर है, जिस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया है, उस लेक्चर में मैंने इन बाकी 23 पॉइंट्स को भी कवर किया है। सो इफ यू वांट द कंप्लीट डिटेल्ड एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ प्लेटो, प्लेटोज पॉलिटिकल फिलोसफी, कवरिंग ऑल दीज 24 पॉइंट्स इन वन प्लेस, देन यू कैन ज्वाइन आवर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन कोर्स। हमने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट सिलेबस के ऊपर 10 यूनिट्स की जो सिलेबस है, उस 10 यूनिट के सिलेबस के ऊपर हमने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव कोर्स तैयार किया है फॉर यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स which are conducted in political science, जहां आपको पॉलिटिकल साइंस के इन 10 यूनिट्स को पढ़ना है। उन सभी एग्जाम्स के लिए हमने इस कोर्स को तैयार किया है। इस कोर्स में मोर देन 600 वीडियो लेक्चर्स से 5000 प्लस पेजेस ऑफ डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज हैं जो कि आपको इस कोर्स में मिलती हैं। तो अगर आप इस कोर्स के माध्यम से प्लेटो को समझना चाहते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को समझना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पूरे 10 यूनिट के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, एनरोलिंग इन दिस कोर्स। और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए, इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।